थाउजेंड्स में हम आपके लिए 1000 से भी ज्यादा ऐतिहासिक किस्से लेके आ रहे हैं। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। वीडियो में हम देखेंगे कि अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह कहलाने वाला ऐसा अकबर कौन से डर के कारण राणा प्रताप से संधि करने के लिए अत्यंत उत्सुक था। हल्दी घाटी का वह युद्ध जिसमें मुगलों ने अपना विश्वासघाती चेहरा पेश किया। मुगल अपने ही पक्ष के ऐसे राजपूत सैनिकों को मारने से क्यों नहीं कतराते थे। अंत में यहाँ हम यह भी देखेंगे कि इंसान तो इंसान, एक हाथी ने भी प्रताप के लिए वफादारी का कैसा उत्तम ऐसा उदाहरण पेश किया। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को समझने के लिए युद्ध के पूर्व हुए ऐसे कूटनीतिक प्रयास एवं अकबर और महाराणा प्रताप यह दोनों पक्ष की मानस शास्त्रीय स्थिति का भी अध्ययन करना अत्यंत जरूरी है। एवं अकबर और महाराणा प्रताप यह दोनों पक्ष की मानस शास्त्रीय स्थिति का अध्ययन करना अत्यंत जरूरी है। बात उस समय की है जब अकबर ने हिंदुस्तान में अपने पैर जमाने शुरू किए थे। समूचे भारतवर्ष के हिंदू राजा या तो अकबर से संधि कर चुके थे या उससे लड़कर मारे जा चुके थे, या तो राज्य गंवाकर भटकने के लिए विवश हो गए थे। इधर मेवाड़ के महाराणा प्रताप को यह स्पष्ट बोध था कि अकबर मेवाड़ को हथियाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। चित्तौड़ के युद्ध के दरमियान अकबर ने राजपूतों का शौर्य भलीभांति देख लिया था। इसीलिए महाराणा प्रताप से युद्ध करने की जगह संधि कर लेना उसको ज्यादा उचित लगा। अगस्त 1572 में संधि प्रस्ताव लेकर मुगल का पहला दूत ऐसा जलाल खां कोरची प्रताप के पास पहुंचा, किंतु प्रताप द्वारा उसकी पूर्ण रूप से उपेक्षा करने पर फिर अकबर के पास लौट गया। अकबर ने अपने संधि प्रस्ताव पर प्रयास चालू रखा। अकबर द्वारा मानसिंह के हाथों सबसे विख्यात संधि प्रस्ताव भेजा गया, किंतु प्रताप ने स्वयं मिलने के स्थान पर अपने ज्येष्ठ पुत्र ऐसे कुंवर अमर सिंह को मानसिंह के साथ भोजन करने भेजा। मानसिंह को कहा गया कि महाराणा का पेट खराब है, अतः वे मानसिंह के साथ भोजन करने में असमर्थ है। मानसिंह बात समझ गए। उन्होंने भीम सिंह को प्रति उत्तर देते हुए कहा, मुझे पेट दर्द की एक अच्छी दवा पता है। यदि प्रताप वही चुनना चाहते हैं तो फिर ठीक है, आपका खराब समय प्रारंभ हो चुका है। महाराणा प्रताप को जब मानसिंह के ऐसे उत्तर के बारे में पता चला तो उन्होंने प्रति संदेश भिजवाया, यदि तुम्हें मुझसे युद्ध करना है तो मैं तुम्हें मालपुरा में मिलूंगा, किंतु यदि तुम्हारे फूफा अकबर के मन में मुझसे युद्ध करने की इच्छा है तो युद्ध का स्थान उसे ही चुन लेने दो। उदय सागर की पाल पर मानसिंह तथा भीम सिंह डोडिया के बीच हुआ वार्तालाप मेवाड़ के इतिहास में दर्ज है। इस वार्तालाप के अंत में भीम सिंह कहते हैं, यदि मैं तुम्हारे हाथी के निकट पहुंचा तो तुम हाथी की नहीं मेरे भाले की सवारी करोगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम भीमसेन नहीं। प्रताप ने वे बर्तन तक उदय सागर में फेंकवा दिए जिसमें मानसिंह ने भोजन किया था, तथा उस स्थान को भी गंगा जल से शुद्ध करवाया जहां मानसिंह बैठे थे। मानसिंह निराश होकर आगरा लौट गए। मुगलों की ओर से तीसरा संधि प्रस्ताव लेकर आमेर के राजा भगवान दास पहुंचे, जो मानसिंह के पिता थे। यह वही भगवान दास थे जिन्होंने 1568 में चित्तौड़ चढ़ाई में अकबर का साथ दिया था। महाराणा प्रताप के मन में इसके लिए केवल घृणा थी। भगवान दास से भी संधि का कार्य सफल नहीं हुआ। अंत में अकबर ने एक अंतिम संधि प्रस्ताव के रूप में राजा टोडरमल को प्रताप के पास भेजा, किंतु टोडरमल भी प्रताप को संधि हेतु समझाने के लिए विफल हुए। इसी के साथ अकबर द्वारा बार बार भेजे जाने वाले संधि प्रस्तावों की कड़ी का अंत हो गया। भूतकाल में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय अकबर ने मेवाड़ के योद्धाओं आमजन के शौर्य तथा बलिदान का स्वाद चख लिया था। मेवाड़ के केवल 8000 सशस्त्र सैनिकों ने
30,000 तुर्क सेना को हताहत कर दिया था तथा चित्तौड़ विजय करना केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उस समय तुर्कों की संख्या मेवाड़ से 10 गुनी थी। अकबर तथा प्रताप अपने अपने ढंग से युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। प्रताप आसपास के सभी छोटे बड़े राजाओं से संधि तथा संबंध स्थापित कर रहे थे। वे एक ऐसी संयुक्त सेना का निर्माण कर रहे थे जो भविष्य में अकबर तथा आमेर के राजपूतों की संयुक्त सेनाओं से टकराकर उसे पराजित कर पाती। महाराणा प्रताप ने भी अपने पूर्वजों की भांति शुष्क भूमि नीति अपनाई, जिसके अनुसार मेवाड़ के समतल स्थानों को पूर्णतः निर्जन कर दिया गया, खेतों को उजाड़ दिया गया, कुओं में विष डाल दिया गया, जिससे कि आने वाली मुगल सेना को भूख व प्यास से मरने की परिस्थिति उत्पन्न हो जाए। इस नीति से तुर्कों से होने वाली जानहानि तथा माँ बहनों की अस्मिता की भी रक्षा हो सकती थी। प्रताप ने स्वयं राजसी वैभव का त्याग करके अपनी सेना तथा प्रजा के साथ वनों में रहने लगे। उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक मेवाड़ की भूमि से मुगलों का सर्वनाश न कर देंगे तब तक वे धरती पर शयन करेंगे और धातु के पात्र में भोजन नहीं करेंगे तथा राजसी ठाठ बाट से दूर रहेंगे। प्रताप की इस शपथ से जन जन ने तुर्कों के विरुद्ध हुए इस युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आमजनों की इस सम्मिलित सेना में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, चारण, भील सहित सभी 36 जातियों तथा जनजातियों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए इस युद्ध में प्रताप का साथ दिया। 18 जून ईस्वी सन 1576 को प्रातः 11 बजे के आसपास खमनोर के निकट के मैदान में यह युद्ध लड़ा गया। सर्वप्रथम महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के मुहाने से अकेले निकलकर खुले में मुगल सेना के सामने खड़े हो गए। शंखनाद के साथ हिंदू सेना ने मुगल सेना पर धावा बोल दिया। अबू फजल ने अपने संस्मरणों में लिखा है, दोनों ही सेनाएं युद्ध से प्रेम करती थी तथा जीवन से घृणा, जैसे कि उन्होंने जीवन से बढ़कर अपने स्वाभिमान का मूल्य मान लिया था। जैसा कि हम जानते हैं, मुस्लिम योद्धाओं के लिए नीति नियम कोई मायने नहीं रखते थे। विश्वासघात यह सदैव से उनका सबसे बड़ा हथियार रहा था। यहाँ इसी विश्वासघात को साबित करता हुआ एक प्रसंग बदायूं ने अपने संस्मरणों में लिखा है। बदायूं लिखता है, युद्धरत ऐसे आमेर तथा मेवाड़ के सैनिकों के बीच अंतर कर पाना जैसे असंभव लगता था। दोनों ओर के सभी राजपूत केसरिया बाना पहनकर युद्ध में जाते थे तथा कद काठी तथा मूछों के कारण एक जैसे ही दिखते थे। ऐसे में अलबदायूनी आसिफ खान से पूछता है, मुझे तो दोनों ही ओर के राजपूत सैनिक एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने केसरिया दुपट्टा अनहीन वस्त्र बांधा हुआ है। अब ऐसे में आमेर तथा मेवाड़ के राजपूतों में तथा शत्रु और मित्र में भेद कैसे कर पाएंगे? इसके उत्तर में आसिफ खान ने कहा, फिक्र मत करो, तुम मुक्त हाथों से बाण चलाओ। बाण चाहे किसी भी राजपूत को लगे, मरेगा तो काफिर ही और जीतेगा तो इस्लाम ही। काश उस समय के हिंदू आसिफ खां के इस उत्तर का वास्तविक अर्थ समझ पाते, जिनके जीवन में कोई नैतिक मूल्यों का स्थान नहीं था। मेवाड़ के राजपूतों ने मुगल सेना पर भयंकर प्रहार किया और इस भयंकर युद्ध में मुगल सेना के हौसले जैसे पस्त होते गए। मेवाड़ की सेना ने मुगल सेना को जैसे परास्त कर दिया था और डरी हुई ऐसी मुगल सेना 3-4 किलोमीटर तक उत्तर दिशा में भाग खड़ी हुई। यही वह समय था कि जब हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ की सेना ने एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया। अपने स्थान पर डटे रहने के बजाय मुगलों का उत्तर दिशा में पीछा किया और खमनोर गांव के निकट एक खुले मैदान में जा पहुंचे। यदि मेवाड़ की सेना पहाड़ों के निकट ही रहती और अति उत्साह में खुले मैदान में न आती तो इस युद्ध की परिस्थिति कुछ और ही होती। हल्दी घाटी में मुगलों का पीछा करने के कारण बाजी पूरी तरह से पलट गई। मेहतर खां नाम के एक मुगल सेना नायक ने भयभीत तथा भागती ऐसी मुगल सेना को पुनः एकत्रित करने के लिए एक युक्ति लगाई। उसने अपने नगाड़े वाले को आदेश दिया कि सेना में शोर मचा दे कि अकबर स्वयं बड़ी सेना लेकर वहां आ पहुंचा है।
अकबर के सेना की आगमन की सूचना पाकर मुगल सैनिकों में विश्वास जागा और वे फिर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। खमनौर में उस दिन बहुत ही भयंकर रक्तपात हुआ। विदीर्ण ऐसे योद्धा निकट ही एक कुंड में जाकर गिरने लगे तथा शीघ्र ही उस कुंड का जल इन योद्धाओं के रक्त से मानो लाल हो गया और इसीलिए इस कुंड को रक्त तलाई यानी रक्त का तालाब कहा गया। अब मृत्यु का तांडव प्रारंभ हुआ और मेवाड़ के रणबांकुरे मृत्यु के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नाचे। संहार के अतिरिक्त मेवाड़ के योद्धाओं के लिए कुछ भी महत्व का नहीं था। इसी समय भीम सिंह डोडिया, जिनका मान सिंह के साथ व्यक्तिगत वैमनस्य था, तब उसने चिल्लाकर कहा था, मैं भीम सिंह डोडिया आ चुका हूं, अब बचकर दिखाओ। उन्होंने अपना भाला जोर से मान सिंह की ओर फेंका, जो मान सिंह के होदे में धंस गया, पर इस वार से मान सिंह बच गए। 1 दर्जन से अधिक ऐसे मुगल सैनिक भीम सिंह पर टूट पड़े और भीम सिंह को काफी घायल कर दिया। यह देख प्रताप ने तुरंत अपना घोड़ा उस ओर मोड़ दिया जहां भीम सिंह युद्ध कर रहे थे। प्रताप ने चेतक को एड़ लगाई और देखते ही देखते चेतक के दोनों आगे के पैर मान सिंह के हाथी के मस्तक पर लग गए। घोड़ा अपने पिछले पैरों पर खड़ा था। तब प्रताप ने अश्व पर बैठे बैठे ही मान सिंह पर अपने भाले से घात किया और गरज कर बोल उठे, ले आ गया प्रताप सिंह, जहां तक तुझसे हो सके अपनी वीरता दिखा। एक बार पुनः मान सिंह प्रताप के वार से भयभीत होकर झुककर होदे में छुप गए और भाला जाकर उनके होदे के पिछले भाग में लगा। मान सिंह की हाथी की सूंड में सीधी तलवार बंधी थी, जिसे खांडा कहते हैं। हाथी के उस खांडे से चेतक के पिछले पैर की मांसपेशियां कट गई। घायल ऐसे चेतक पर प्रताप के लिए लड़ना अब असंभव हो गया था। ऐसे में प्रताप के कुछ विश्वस्त ऐसे सेनानायकों ने बलपूर्वक चेतक को घाटी की दूसरी ओर मोड़ दिया ताकि प्रताप युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल सके। घायल चेतक लंगड़ा कर अपने स्वामी को शत्रु से दूर पर्वतों की ओर ले जा रहा था। कम से कम 2 दर्जन ऐसे मुगल धनुर्धारियों ने प्रताप पर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। प्रताप के विश्वस्त ऐसे हाकिम खां महाराणा पर हो रही बाण वर्षा के बीच में आकर खड़े हो गए। अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए झालामान ने प्रताप के सिर से उनका राज्य चिन्ह उतारकर स्वयं पहन लिया, जिससे शत्रु उन्हें प्रताप समझने की गलती कर बैठा। प्रताप कुछ समझ पाते उससे पूर्व ही झालामान सिंह ने अपनी तलवार प्रताप को दी और उनकी दोनों तलवारें स्वयं हाथ में लेकर मुगल की ओर चीखते हुए चल पड़े। आओ नीच विधर्मियों, मैं हूं प्रताप, तुम्हारा सर्वनाश करने वाला। हल्दी घाटी के युद्ध में यहाँ एक हाथी की वफादारी का उल्लेख करना आवश्यक है। मानव तो मानव, किंतु पशु भी महाराणा प्रताप से वफादारी में पीछे नहीं थे। महाराणा प्रताप का चहिता ऐसा राम प्रसाद नाम का हाथी मैदान में कोलाहल मचा रहा था। तभी उसके महावत को एक तीर लगा और वह मारा गया। राम प्रसाद बहुत शक्तिशाली व समझदार हाथी था, जिसकी प्रसिद्धि स्वयं अकबर के कानों तक पहुंची थी। राम प्रसाद ने अपनी सूझबूझ से महावत के बिना भी मुगलों को कुचलना जारी रखा। मुगल हाथी सेना का ऐसा सेनापति हुसैन खां अवसर पाकर राम प्रसाद पर चढ़ गया और उसे काबू में करके मुगल छावनी की ओर ले गया। इस सुंदर जीव को आसिफ खान ने अकबर को भेंट कर दिया तथा अकबर इस भेंट को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। अकबर ने इस हाथी का पुनः नामकरण करके उसे नया नाम दिया पीर प्रसाद। ऐसी कथा है कि उस दिन से राम प्रसाद ने खाने पीने का त्याग कर दिया और कुछ ही दिनों में युवावस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। एक पशु भी राणा प्रताप के लिए ऐसी निष्ठा रखता था। प्रताप के अनुज यानी उनके छोटे भाई शक्ति सिंह, जो किशोरावस्था में ही उनसे अलग हो गए थे, वे उन मुगल सैनिकों के पीछे चल पड़े। जैसे ही
दोनों मुगल नायक प्रताप के निकट पहुंचे। शक्ति सिंह ने आवाज लगाकर महाराणा प्रताप का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। प्रताप ने पीछे मुड़कर देखा कि शक्ति सिंह ने उस दोनों मुगलों का वध कर दिया था। शक्ति सिंह अब प्रताप के पास आए तो उनकी आंखों में दुख व प्रेम के आंसू थे। दोनों भाइयों ने आलिंगन किया और शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा प्रताप को दे दिया ताकि वे शत्रु से दूर जा पाए। बिचौला गांव में प्रताप का घोड़ा चेतक अपने पिछले पैरों में लगे हुए घाव के कारण गिर पड़ा। उसने प्रताप के हाथों में ही अपनी अंतिम श्वास ली। हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम अगर देखें तो दोनों ही सेनाएं विदीर्ण और हताहत हुई थी और दोनों ने ही अपने शौर्य और रणकौशल्य का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। अगर सत्य और तथ्य को पहचाने तो हम यह निश्चित कह सकते हैं कि हल्दी घाटी के इस युद्ध में मेवाड़ की विजय हुई थी। मेवाड़ इस युद्ध में विजय हुआ था, इस बात की सबसे बड़ी गवाही यह थी कि इस युद्ध की विफलता के कारण अकबर मानसी पर अत्यंत क्रोधित था और इस विफलता के दंड स्वरूप मानसी का होद्दा एक पायदान नीचे कर दिया गया और उनको मिलने वाले विशिष्ट अधिकार उनसे छीन लिए गए। अकबर का नाखुश होना इस बात का द्योतक है कि हल्दी घाटी के युद्ध में विजय मेवाड़ की हुई थी। हल्दी घाटी के इस युद्ध ने मेवाड़ के महाराणा प्रताप को संपूर्ण भारतवर्ष के एकमात्र हिंदू नायक के रूप में स्थापित कर दिया था। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।